अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्थीरिया, खुन्नाक। एक इंतहाई ख़तरनाक और मोहलिक मर्ज़ है, छूत का मर्ज़ है ये। और ये मर्ज़ जो है एक बैक्टीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया से फैलता है, जो हमारे जिस्म के अंदर टॉक्सिन बनाता है, यानी पॉइज़न बनाता है। ये जो मर्ज़ है, चूँकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि छूत का मर्ज़ है, लिहाजा पर्सन टू पर्सन फैलता है। खांसने से फैलता है, छींकने से फैलता है। जो डिप्थीरिया से मुतासरा शख्स है, उसके जितने भी डिस्चार्जेस हैं, यानी जो भी उसके अखराज हैं, वो आँख से हैं, नाक से हैं, हलक से हैं, या उसकी सिक्रीशन से हैं, स्किन सिक्रीशन जो हैं उससे, या उसकी बॉडी के ऊपर जो डिप्थीरियल इन्फेक्शन हुई है, ज़ख़म बने हैं, सोर्स बने हैं, अल्सर्स बने हैं या ब्लिस्टर्स बने हैं, उनको छूने से ये मर्ज़ जो है फैलता है। अगर इस मर्ज़ का इलाज ना किया जाए तो 50% केसेस में ये फेटल हो जाता है, यानी मुहलक हो जाता है और मरीज़ की जान चली जाती है। डिप्थीरिया की दो किस्में हैं, एक रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया और एक कुटेनियस डिप्थीरिया। रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया जो है, इसमें हमारा हलक और हमारे टॉन्सिल्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, और वहाँ पर हमारे हलक में एक ग्रे थिक रंग की कोटिंग बनती है, जो कि नाक के अंदर भी बन सकती है, हलक में भी बनती है। ये हमारे फेरेंक्स को भी मुतासिर कर सकती है, हमारा जो लैरिंक्स है उसको भी मुतासिर कर सकती है, यानी वहाँ तक ये अपना असर लेके जा सकती है, जिसकी वजह से निगलने में और सांस लेने में सख्त दुश्वारी होती है। तो ये जो रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया है, तो ये हमारे इन हिस्सों को इन्वॉल्व करता है, यानी हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इस डिप्थीरिया से, खुन्नाक से मुतासिर हो जाता है। जो दूसरी इसकी टाइप है कुटेनियस, तो इसमें हमारी जिल्द की ये तीनों लेयर्स जो हैं वो मुतासिर हो जाती हैं, और ये बहुत रेयर है स्किन के हवाले से जो डिप्थीरिया आता है। लेकिन इसकी जो मेन वजह बनती है वो ये कि आम तौर पर ये उन लोगों में मर्ज़ पाया जाता है जो जिनकी कंडीशन जो है बहुत ही अनहाइजीनिक किस्म की होती है, जो बहुत ही क्राउडेड एरियाज़ में रहते हैं, गुर्बत जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ पर ये मर्ज़ फैलता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी स्किन की तीनों लेयर्स, हमारे नाखून और हमारे जो बाल हैं वो इससे मुतासिर होते हैं, और ये डिप्थीरिया जो है ये हमारे जिल्द के ऊपर ज़ख़म बनाता है, अल्सर्स बनाता है। मैं अपने लेक्चर के दौरान दोनों डिप्थीरिया, जो से अपना स्किन के हवाले से है और जो हमारे रेस्पिरेटरी के हवाले से है, मैं उनकी पिक्चर्स शेयर करूंगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारे गले में किस तरह फैलता है, ये हमारी स्किन पे ज़ख़म किस तरह के बनाता है। खुले ज़ख़म, गहरे ज़ख़म बनते हैं, बड़े ही बुरे किस्म के अल्सर्स बनते हैं। तो जब आप इन तस्वीर को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि डिप्थीरिया जो है, खुन्नाक जो है, ये हमारी जिल्द को और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को किस तरह मुतासिर करता है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये एक मुहलिक मर्ज़ है, तो देखिए जब ये स्किन में ज़ख़म बना रहा है, ओपन ज़ख़म बना रहा है, खुले ज़ख़म है और उनमें से मवाद वगैरह रिस रहा है, तो ये जब किसी दूसरे शख्स को टच करने से ये वो मवाद लगेगा, तो दूसरा जो शख्स है वो भी इस मर्ज़ से मुतासिर हो जाएगा। साइन और सिम्टम्स हमारे सामने इस मर्ज़ के जो आते हैं, उसमें ये एक तो गला दर्द करता है, लो ग्रेड फीवर रहना शुरू हो जाता है, यानी हल्का हल्का बुखार रहना शुरू हो जाता है। हमारी गर्दन में जो हमारे लिम्फ नोड हैं ये एनलार्ज कर जाते हैं, और हमारे टॉन्सिल्स के ऊपर और हमारे फेरेंक्स पे या हमारे नाक में एक झिल्ली बन जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैं तस्वीरें भी जो शेयर करूँगी आपको उससे भी पता चल जाएगा कि ये झिल्ली लेफ़्ट साइड से शुरू होती है तो राइट साइड तक आती है, या राइट साइड से शुरू होती है बनना और लेफ़्ट साइड की तरफ
आती है और पूरे के पूरे एरिया को कवर कर जाती है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब हम अपनी मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं ना, तो वहाँ पे हमने देखना होता है कि झिल्ली कहाँ से बन रही है। अगर झिल्ली राइट साइड से बन रही है तो फिर हम राइट साइडेड मेडिसिन लेके आते हैं, और अगर झिल्ली लेफ़्ट साइड से बन रही है तो फिर हम अपनी उन मेडिसिन को कंसीडर करते हैं जो कि लेफ़्ट साइड डिजीज़ में काम आती हैं। इसके अलावा गर्दन जो है सूज जाती है, बार्किंग कफ यानी इस तरह की खांसी आती है जैसे कि कुत्ते भौंक रहे हों, कमज़ोरी पाई जाती है, भूख जो है वो कम हो जाती है, और अगर ये मर्ज़ जो है हमारे नरखरे को यानी लैरिंक्स को मुतासिर कर जाए तो उस सूरत में हमारी आवाज़ बैठ जाती है। और जो कुटेनियस डिप्थीरिया है उसमें क्या होता है, ये हमारी जल्द के ऊपर स्केली रैशेस बन जाते हैं, छाले बनना शुरू हो जाते हैं, ज़ख़म बनते हैं, और ये ज़ख़म जो हैं बहुत पुरदर्द होते हैं, सूज जाते हैं और बहुत ज़्यादा सुर्खी माइल होते हैं। अगर ये खुन्नाकी जहर हमारे ब्लड के अंदर चला जाए तो फिर उस सूरत में ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। ये हमारी गुर्दों को, हमारे दिल को, हमारी नर्व्स को मुतासर करता है, और ये किन इमराज की सूरत में हमारे सामने फिर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। न्यूरोपैथी हो जाती है, हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, दर्द होती है, टिंगलिंग का एहसास पाया जाता है यानी झुनझुनाहट होती है हमारे हाथ पैरों में। ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो है बहुत सीवियर किस्म की आती हैं, सांस लेना मुहाल हो जाता है, एयर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, दिल के जो मसल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मसल्स जो हैं ओवरऑल मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, फॉलिज हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, और इसके अलावा ब्लड डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, यहाँ तक कि पेशेंट जो है कोमे की हालत में चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। हमारे यहाँ छोटे बच्चों को खुन्नाक के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो मुख्तलिफ इंजेक्शन लगाए जाते हैं उनमें खुन्नाक के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। एनी हाउ ये बच्चों में भी पाया जा सकता है, बड़ों में भी पाया जा सकता है, किसी को भी हो सकता है। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो किसी को भी आ सकती है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप इसका इलाज ना करें और आप इसको छोड़ दें बग़ैर इलाज के, या आप गफलत करें, तो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें जो मेन मसला आता है, जिल्द के हवाले से बात नहीं कर रही मैं, रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया के हवाले से बात कर रही हूँ, तो उसमें फिर आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप पिक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक लेयर है जो राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से बन रही है, और वो पूरे आपके गले खलक को कवर करती करती वो लेफ़्ट साइड तक आ रही है। तो ज़ाहिर है जब आपके अंदर खलक के अंदर कवरिंग हो जाएगी तो आपके लिए निगलना, खुराक का खाना, सांस का लेना, दोनों चीज़ें ही मुश्किल हो जाएंगी। एक छोटी सी ब्लॉकेज अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमें मुसीबत बढ़ जाती है, और जहाँ पे पूरी की पूरी मेम्ब्रेन जो है वो आपके अंदर कवर कर जाती है, तो फिर आप सोच लीजिए कि किस अज़ियत और किस तकलीफ़ में आप मुब्तला हो सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तरफ। तो इनफरादियत को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी होम्योपैथी का तुरा इम्तियाज़ है, हम किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मेन जो हमारी मेडिसिन है, टॉप ग्रेड मेडिसिन है जो इस मर्ज़ में इस्तेमाल होती हैं, मैं उनके नाम बता दूंगी। जितनी मैं मेडिसिन के नाम लूँगी वो सारी की सारी पॉलीक्रेस्ट रेमेडी हैं, मैं सबको पढ़ा चुकी हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी कि इस मेडिसिन को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप मेरे लेक्चर सुनते हैं और आप उनको जहन में रखते हैं तो मैं मेडिसिन लूँगी और आप नाम लूँगी और आपको पता चल जाएगा कि क्यों इस मेडिसिन को इस्तेमाल करवाया जा रहा है। तो हमारी एक मेडिसिन है डिप्थीरियम, ये प्रोफाइलैक्टिक के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और मर्ज़ की इब्तदा में भी इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन है जो एक्यूट कंडीशन में इस्तेमाल होती हैं, वो एकोनाइट है, और जाहिर है एक्यूट कंडीशन जहाँ आएगी वहाँ एकोनाइट आएगी। हेपरसल्फ का इस्तेमाल किया जाता है, स्पोंजिया का इस्तेमाल किया जाता है, एपिस मेलिफिका का इस्तेमाल, आर्सेनिक, काली बाइक्रोमियम, फेरमफॉस, काली म्योर, ब्रोमियम। अब ये जो मेडिसिन है ना, इनको आपको मैंने जो सिम्टम्स बयान किए ना, आप उनमें देखिए कि सिम्टम्स क्या पाए जा रहे हैं। अगर आप उन सिम्टम्स को अपने सामने रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सी मेडिसिन कहाँ इस्तेमाल की जा रही है। एकोनाइट देखिए, मैं थोड़ा साथ में एलेबोरेट कर देती हूँ। एक्यूट कंडीशन में एकोनाइट को इस्तेमाल किया जाता है।
जहाँ कहीं पस पड़ती है, जहाँ कहीं मवाद पैदा होता है, पस वाला मवाद पैदा होता है, वहाँ हेपर सल्फ को इस्तेमाल किया जाता है। स्पॉन्जिया खांसी की बेहतरीन दवाई है। एपिस मेलिफिका को उसके अपने करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा जलन पाई जा रही है, ग्लैंड स्वेल किए हुए हैं, रेड हैं, तो वहाँ हम एपिस को इस्तेमाल करवाते हैं। आर्सेनिक का अपना करैक्टरिस्टिक है, आप आर्सेनिक को बुखार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लो ग्रेड फीवर जो होते हैं उनकी आर्सेनिक बेहतरीन दवा है। फिर आर्सेनिक का जो करैक्टरिस्टिक है उसमें यही पाया जाता है कि गर्मी से तमाम इलामात को फाका मिलता है। ब्लड में अगर कोई जहरीलापन शामिल हो गया तो वहाँ पे भी हम आर्सेनिक को इस्तेमाल करवाते हैं। काली बाई क्रोमियम को इस्तेमाल करवाया जाता है खांसी के लिए, बलगम के लिए, थिक बलगम अगर ख़ारिज हो रही है। फेरम फॉस बुखार की बेहतरीन दवाई है। काली म्योर को इस्तेमाल करवाया जाता है। ब्रोमियम को इस्तेमाल करवाया जाता है। अब देखिए ब्रोमियम को क्यों इस्तेमाल करवाया जाएगा, नो डाउट ब्रोमियम एक बहुत बड़ी मेडिसन है, आप उसको कहीं भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन ब्रोमियम की खासियत है कि इसमें निगलने में दुश्वारी पाई जाती है। तो ज़ाहिर है जब आपके एक झिल्ली बन गई आपके हलक के अंदर तो आपके लिए निकलना जो है वो दुश्वार हो जाता है। तो जहाँ कहीं चाहे वो डिफ्थीरिया में आ रहा है या आपके मस्कुलर वीकनेस की वजह से आ रहा है, यानी खुराक की नाली के आपके मसल कमज़ोर हो गए और आप निगल नहीं सकते, आप बुढ़ापे में आ गए और आपके लिए निगलना मुश्किल हो गया और खुराक आपके गले में फंस जाती है, तो वहाँ हम ब्रोमियम को इस्तेमाल करवाते हैं। अगर झिल्ली जो है राइट साइड से बन रही है और लेफ़्ट साइड की तरफ जा रही है तो आप जानते हैं कि लाइकोपोडियम जो है वो राइट साइडेड मेडिसन है और लाइकोपोडियम एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, तो आप डिफ्थीरिया में लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करवाइए। लेकेसिस जो है हमारी लेफ़्ट साइडेड मेडिसन है और लेकेसिस को ना सिर्फ लेफ़्ट साइड होने की वजह से डिफ्थीरिया में इस्तेमाल करवाया जाता है, बल्कि जो झिल्ली अंदर हलक में बन रही है अगर वो झिल्ली पर्पलिश कलर की है, यानी वो उसका कलर जो है लेकेसिस का करैक्टरिस्टिक है, पर्पल रंग का है, तो वहाँ हम लेकेसिस को इस्तेमाल करवाते हैं। फिर खांसी की बुनियाद पर हम एंटमटार को इस्तेमाल करवाते हैं। 2-3 और मेजर मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उनमें से एक मर्क आयोडेटस फ्लेविस है और दूसरी मर्क आयोडेटस रूबर है। तीसरी जो है मर्क साइनेटस है। अब देखिए जो मर्क आयोडेटस फ्लेविस है ये राइट साइडेड मेडिसिन है, यानी अगर राइट साइड से डिफ्थीरियल मेम्ब्रेन बन रही है तो आप इस मेडिसिन को कंसीडर कीजिए। अगर लेफ़्ट साइड से बन रही है तो मर्क आयोडेटस रूबर को कंसीडर कीजिए। फिर मर्क साइनेटस जो है ये डिफ्थीरिया की बेहतरीन दवा है। इवन मर्क सॉल को भी उसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर इस्तेमाल किया जाता है। एनी हाउ ये वो मुख्तसर मेडिसिन हैं जो मैंने आपको बताई हैं जो टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अगर बेलाडोना के सिम्टम्स मिलते हैं तो आप बेलाडोना इस्तेमाल करवाइए। बेलाडोना आपके टॉन्सिल्स की बेहतरीन दवा है। बेलाडोना ग्लैंड्स के एनलार्जमेंट की बेहतरीन दवा है। बच्चों में अगर डिफ्थीरिया पाया जा रहा है तो बेलाडोना बच्चों की बेहतरीन दवा है। बुखार पाया जा रहा है तो बेलाडोना बेहतरीन दवा है, आप बेलाडोना को इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपको अगर ब्राइनिया के सिम्टम मिलते हैं तो आप ब्राइनिया को इस्तेमाल करवा दीजिए। लेकिन चूँकि एक्यूट कंडीशन और क्रॉनिक कंडीशन में थोड़ा फ़र्क आ जाता है तो एक्यूट कंडीशन की बुनियाद पर आप बेल को भी साथ में रख सकते हैं, आप एकोनाइट को भी रख सकते हैं। जिस तरह मैंने फेरम फॉस का जिक्र किया कि फेरम फॉस को इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने आपको जब बेल और फेरम पर आई थी तो मैंने आपको कहा था कि फेरम फॉस जो है वो सुशलर का बेलाडोना है, तो आप बेलाडोना को इस्तेमाल करवा लीजिए, आप फेरम फॉस को इस्तेमाल करवा लीजिए। एनी हाउ कोई भी आप मेडिसिन जो है करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर, पेशेंट की कंडीशन की बुनियाद पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी टॉप ग्रेड मेडिसिन थी जिनको इस्तेमाल करवाया जाता है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि जो किताबों में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि एकोनाइट 200, हेपरसल्फ 200 और स्पॉन्जिया 200 आप इनको हर 2 घंटे के बाद रिपीट कीजिए। मुख्तलिफ डॉक्टर्स के नुस्खे के हवाले से मैं आपको बात बता रही हूँ, तो ये एक्यूट कंडीशन को फौरी तौर पर कवर कर जाती है। मैं फिर से दोहरा दूँ, एकोनाइट 200, हेपरसल्फ 200 और स्पॉन्जिया 200 ये 2-2 घंटे के बाद अगर दवाई इस्तेमाल की जाए तो ये पेशेंट की कंडीशन को बहुत हद तक बेहतर कर देती है, यानी उसको नॉर्मलाइज कर देती है। फिर से बता दूं कि एक इंतहाई मुखलिक मर्द है, इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और आप चाहें तो वैसे तो एलोपैथी में इसकी वैक्सीनेशन होती हैं,
खुन्नाक की वैक्सीनेट किया जाता है। लेकिन अगर आप अपनी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं या कोई आपका पेशेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की बुनियाद पर या जो करंट कंडीशन आपके पास आ रही है आप उसकी बुनियाद पर पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। यानी हो मैं अपने लेक्चर के दौरान वो सारी पिक्चर जो है साथ में शेयर कर दूंगी। आप लेक्चर सुनने के साथ साथ उन तस्वीर को भी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कुटेनियस डिप्थीरिया में ज़ख़म किस तरह बनते हैं और रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया में किस तरह ये मेम्ब्रेन जो है, बैक्टीरिया जो है ये मेम्ब्रेन किस तरह बनाता है और किस तरह हमारे एयर पैसेजेस को और हमारी खुराक की नाली को ब्लॉक करता है। शुक्रिया।